इस घटना की शुरुआत होती है 16 अक्टूबर साल 1971 में, जब इंडियन आर्मी की मदद से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेता है और पाकिस्तानी सेना के साथ सरकार दोनों चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान फौजी परवेज मुशर्रफ इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भारत को सबक सिखाने का फैसला किया। वो अब भारत पर पलटवार हमला करने की साजिश करने लगा। इस बीच चीन की मदद से पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर लेता है और अब भारत के साथ पाकिस्तान भी परमाणु हथियार रखने वाले देश की लिस्ट में शामिल हो जाता है। साल 1998 में जब मुशर्रफ पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना तो उसने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बैडरा को लॉन्च करने का प्लान बनाया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की आर्मी का मकसद नेशनल हाईवे 1A पर कब्जा करके सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन मिलिट्री पोजीशंस को कमजोर करना था। साथ ही सियाचिन से इंडियन आर्मी की सप्लाई चेन को कट ऑफ करना था। पाकिस्तान मिलिट्री चाहती थी कि जिस तरह पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खोया था, ठीक उसी तरह भारत भी लद्दाख से हाथ धो बैठे और कश्मीर विवाद में भारत का पलड़ा कमजोर पड़ जाए। ऐसे में निगोशिएशन करते हुए लद्दाख के बदले भारत पाकिस्तान को कश्मीर देने के लिए राजी हो जाए। अपने इन्हीं मंसूबों को हकीकत का रूप देने के लिए परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिना बताए ही कारगिल क्षेत्र में इन्फिल्ट्रेट करवा देता है। अब यहां से पाकिस्तानी सेना कारगिल के क्षेत्रों में घुसपैठ करने लगती हैं और जब इन सारे नज़ारों को ताशी नामग्याल नाम के कारगिल के बटालिक टाउन के एक लोकल शेफर्ड ने देखा तो उसने फौरन इसकी खबर इंडियन आर्मी के नजदीकी पोस्ट को दिया और बताया कि कुछ हथियार लैस नौजवान पत्थर को तोड़कर बंकर बना रहे हैं। खबर मिलते ही जब इंडियन आर्मी ने इसकी जांच पड़ताल किया तो उन्हें पता चल गया कि कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना है जो एक गलत इरादे से इलाके में चढ़ाई कर रही है। हालांकि जब पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा कारगिल में भारत के एलिमिनेशन डंप को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया, तब इंडियन आर्मी पूरी तरह से श्योर हो चुकी थी कि ये पाकिस्तानी आर्मी ही है। अब धीरे धीरे दुश्मनों ने एलओसी के लगभग 150 किलोमीटर तक के इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था और .5353 माउंटेन पीक को भी हथिया लिया था। कुछ ही समय में पाकिस्तानी आर्मी ने कसकर गांव, बटालिक रेंज और चोटबात वैली माउंटेन पीक के सदर्न इलाकों में भी घुसपैठ कर दिया। भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को जब इस इन्फिल्ट्रेशन के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन मीटिंग बुलाकर इनके बारे में डिस्कशन चालू कर दिया। वहीं जब उन्होंने पाकिस्तानी सरकार से इसके बारे में जवाब मांगा तो नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ ने इस बात को मानने से मना कर दिया और कहा कि ये काम निजामुद्दीन का है। हालांकि उनका ये झूठ ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका और इस घुसपैठ की खबर इंटरनेशनली फैल गई। इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत की पहली कैजुअल्टी 15 मई को हुई जब जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरव कालिया और 5 जवानों को पाकिस्तान सैनिकों ने बंदी बना लिया था। करीब 22 दिनों तक उनको टॉर्चर करने के बाद उनकी डेड बॉडी को जब इंडियन आर्मी को सौंपा गया तब इंडियन आर्मी का सब्र का बांध टूट गया और अब उन्होंने दुश्मनों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। आखिरकार 10 मई 1999 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया, जिसका मकसद कारगिल के इलाके पर भारत के कंट्रोल को वापस से मजबूत करना और पाकिस्तान की आर्मी को वहां से भगाना था। ऑपरेशन विजय का जिम्मा था उस वक्त के इंडियन आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक के ऊपर, जिन्होंने 16,000 फीट पर दुश्मनों से लड़ने के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। इंडियन आर्मी का पहला मकसद कारगिल की ऊंचाई वाली पहाड़ियों को चढ़ना था, जिसे चढ़ने में लगभग 12 से 13 घंटे का वक्त लगता था।
कारगिल की नंगी और खड़े पहाड़ियों पर चढ़ाई करने के लिए रात का समय चुना गया, क्योंकि दिन में दुश्मन की नजर जवानों पर आसानी से पड़ सकती थी। 16,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। खाने पीने, साथ ही ऑक्सीजन की भी कमी होने वाली थी। और इतना ही नहीं, कारगिल की पहाड़ियों में हड्डी को जमा देने वाली ठंड भी थी। लेकिन जांबाज जवानों ने इसकी परवाह ना करते हुए चढ़ाई करनी शुरू कर दी। उनके इस काम को सफल बनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 25 मई 1999 को इंडियन आर्मी के जवानों को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया गया, और जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने उनकी मदद की। इसके अलावा दुश्मन एलओसी बॉर्डर पार करके देश में घुसपैठ ना कर सके, इसलिए एयरफोर्स वहां पर भी तैनात थी। बहरहाल 28 मई को मिग 27 फाइटर एयरक्राफ्ट चलाने वाले पायलट लेफ्टिनेंट नचिकेता, जो बटालिक सेक्टर में पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई हमला कर रहे थे, उनके प्लेन को मार गिराया गया और उन्हें पकड़ लिया गया। हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर के चलते 4 जून को उन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने रिहा कर दिया। इधर इंडियन आर्मी अपने काम को अंजाम देने में लगी थी, जिसे और अधिक सपोर्ट करने के लिए मिग 21, मिग 23 और मिग 27 का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। साथ ही मिराज 2000 को भी मैदान में उतारा गया। इनकी मदद से एयरफोर्स ने पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशन के बारे में इंडियन आर्मी को बताया, जिससे इंडियन आर्मी को हमला करने में और अधिक आसानी हो। करीब 3 महीने तक चले इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी भी पाकिस्तान को घेरने में पीछे नहीं रही। उसने इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने और पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने के लिए ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में नेवी ने पाकिस्तानी नेवी फोर्स को काफी नुकसान पहुंचाया, साथ ही पाकिस्तानी आर्मी को कारगिल से भाग जाने के लिए भी मजबूर करती रही। 14 जुलाई को इंडियन नेवी का ऑपरेशन खत्म हो गया और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा। कहानी में आगे बढ़े तो इंडियन आर्मी अभी भी संघर्ष कर रही थी, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़कर दुश्मन से 2-2 हाथ करना इतना आसान नहीं था। वहीं पर पाकिस्तानी आर्मी को हाइट का एडवांटेज मिल रहा था और वो इसी बात का फायदा उठाते हुए जवानों पर हमला भी कर रही थी। खैर, इंडियन आर्मी ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव लाते हुए NH-1A पर पाकिस्तानी आर्मी की कांस्टेंट सीलिंग के बीच कारगिल के चैलेंज को कुछ हद तक कम किया और आर्मी ने अपने अटैक्स की टेक्निक्स को बदलते हुए चढ़ाई का वक्त रात को चुना। तोलोलिंग की लड़ाई ऊंची पहाड़ियों पर लड़ी गई एक ऐतिहासिक लड़ाई थी, जिसने युद्ध में भारत की जीत को लगभग पक्का कर दिया था। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, लेकिन हमारे देश के जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर इसे जीता और जिसमें कुछ जवान शहीद भी हो गए। जी हाँ, तोलोलिंग की जंग में मेजर राजेश अधिकारी और उनके 2 साथी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शहीद हो गए। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मेजर विवेक गुप्ता और उनके 6 साथी भी शहीद हो गए। अपने जवानों को खोने का दुख इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा हुआ और आर्मी ने ये कसम खाई कि अब कुछ भी हो, इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना ही है। तोलोलिंग के साथ इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल पर भी फिर से अपना कब्जा जमा लिया। इधर बौखलाते हुए नवाज शरीफ सीज फायर करने के लिए अमेरिका की मदद लेने गए, लेकिन अमेरिका ने सीधे मना कर दिया। उनके इस हरकत से बाकी देशों को भी पता चल गया कि शुरू में नवाज शरीफ झूठ बोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से बातचीत करके ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान या तो खुद इंडियन टेरिटरी को खाली कर दें, वरना भारत जैसा बेहतर समझेगा उन्हें बाहर निकाल फेंकेगा। इधर इंडियन आर्मी अपने भाइयों के खून का बदला लेने के लिए बेताब थी। इंडियन आर्मी कारगिल के कई इलाकों पर फिर से कब्जा करने में सफल रही, लेकिन पॉइंट 5140 को वापस कब्जा करना अभी भी बाकी था।
लिहाजा इंडियन आर्मी अब पॉइंट 5140 को कब्जा करने के लिए निकल पड़ी और इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को दिया गया। मिशन को पूरा करने के लिए आर्मी जवानों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया। पहले ग्रुप को लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल लीड कर रहे थे, जबकि दूसरे को लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा लीड कर रहे थे, जिनका कोड नाम था शेर शाह। इनका मकसद था कि पहाड़ी को 2 अलग अलग डायरेक्शन से चढ़ा जाए। 20 जून को दोनों ग्रुप्स ने चढ़ाई शुरू कर दी और दोनों ही अपने इस मिशन में सफल भी हुए। आखिरकार पॉइंट 5140 को फिर से कब्जा कर लिया गया। अब एक बार फिर नवाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने बिल क्लिंटन से कारगिल युद्ध को रोकने के लिए भारत से बातचीत करने को कहा, जिस पर उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान को LOC से अपनी सेना को हटाना पड़ेगा। टेक्निकली तो ये युद्ध 4 जुलाई को खत्म हो चुका था, जब पाकिस्तान कारगिल से अपनी सेना हटाने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहे थे। पाकिस्तान के सैनिक अब भी भारत की चोटियों को छोड़कर नहीं गए थे और उनकी तरफ से अभी भयंकर जवाबी हमले हो रहे थे, जिसका जवाब देना इंडियन आर्मी के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन आगे आने वाले ऑपरेशन में जीत के साथ इंडियन आर्मी को अपने और भी कुछ जवानों को खोना पड़ा। जी हां, दरअसल 7 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा की लीड में पॉइंट 4875 को अपने कब्जे में लेने के लिए भेजा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ इस युद्ध में कैप्टन अनुज नायर भी शामिल थे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस जंग में दुश्मनी को धूल चटा दिया। उन्होंने फिजिकल फाइट में अकेले ही पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया और चोटिल होने के बावजूद वो अगले दुश्मन को मारने के लिए आगे बढ़े और उन पर बम फेंक कर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। मिशन ऑलमोस्ट पूरा होने वाला ही था कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़े और जब वे अपने साथी को लेकर बंकर से बाहर निकल रहे थे, तभी दुश्मन की गोली सीधे उनके सीने पर आ लगी और वे अपने साथी को बचाते हुए शहीद हो गए। इस तरह भारत ने अपने एक और वीर शेर शाह को खो दिया। पॉइंट 4875 के जीत की कीमत भारत को अपना एक और बेटा खोकर चुकाना पड़ा। दोस्तों, इस युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर की कुर्बानी को देश कभी नहीं भूल पाएगा। आज पॉइंट 4875 हिल को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर इंडियन आर्मी ने बचे खुचे दुश्मनों को भी मार भगाया और इस कारगिल युद्ध में जीत का ब्यूगल बजाया। कारगिल का यह युद्ध ऑफिशियली 26 जुलाई को खत्म हुआ, जब इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने कंफर्म किया कि कारगिल से घुसपैठिए पूरी तरह से जा चुके हैं। बहरहाल युद्ध में शहीद हुए जवानों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और इसके साथ ही दुनिया भर ने इंडियन आर्मी की ताकत का लोहा माना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।